प्रोग्राम लेट्स टॉक में अंजुम रिजवी का आला कबूल फरमाइए। ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम लाइव आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और इस प्रोग्राम में बज़रिया फ़ोन आप भी शरीक हो सकते हैं, हमसे गुफ्तगू कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे हम बात करते हैं, सियासी भी होती हैं, समाजी भी होती हैं, इक़्तिसादी भी होती हैं, और कोशिश ये करते हैं कि जिस बात से या जिस टॉपिक से हमने शुरू किया है उसको तह दर्द खोलें और प्रोग्राम के आखिर तक किसी नतीजे तक पहुँचें, और अगर नतीजे तक ना भी पहुँचें तो कम अज़ कम हमारी सोच के ज़ाविये दुरुस्त समत की तरफ गामज़न हो जाए। पाकिस्तान अपने एक बदतरीन दौर से गुज़र रहा है। सैलाब के हवाले से इस वक्त तक की इत्तलात ये हैं कि तकरीबन 2 करोड़ पाकिस्तानी बहन और भाई इस वक्त सैलाब की वजह से मुतासिर हुए हैं और हज़ारों की तादाद में अमवात हुई हैं। माल मवेशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं, बीज जो हैं वो पानी में बह गए हैं, क्योंकि अब तो ये देखा जा रहा है कि इस सैलाब के बाद की जो सूरत हाल होगी, एक मरतबा पानी जब उतरेगा, जब रिहेबिलिटेशन का लम्हा आएगा तो ज़ाहिर है उसमें सरमाया भी चाहिए होगा, उसमें एफर्ट्स भी चाहिए होंगी, मगर इन सब चीज़ों के साथ साथ कहीं कहत साली का शिकार तो नहीं हो जाएगा पाकिस्तान, क्योंकि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि कम अज़ कम 1 या 2 साल तक हमें कहत का या यूँ कह लीजिए कि फसलों का इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत सी फसलें बह गई हैं, उनके बीज बह गए। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह भी हुई है कि शुमाल की जानिब से जो सैलाब का पानी और मिट्टी आ रहा है उसमें बारूदी सुरंगें आ रही हैं, असलहा आ रहा है, धमाका खेज़ मवाद आ रहा है। 3 इस किस्म के सानियात भी हो चुके हैं। हुकूमत की कोशिश ये है और मीडिया के तमाम चैनल्स पर भी आपने देखा होगा कि वक्तन फ़वक्तन इंतबाह करते रहते हैं तमाम लोगों को कि किसी तरीके से उन चीज़ों के उनके पास मत जाइएगा। वो खिलौना चीज़ें भी होती हैं, जो माहिरीन ने बताया वो ये था कि प्लास्टिक के ये होते हैं माइंस वगैरह, अगर इनको खूबसूरत से रंगों के इनको हाथ लगाएं तो ये ब्लास्ट भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि बम डिस्पोजल स्क्वाड हर जगह पे हो, मगर सवाल ये पैदा होता है कि जिन इलाकों के लिए ये बात की जा रही है तो वहाँ तो भी रोशनी यानी बिजली का भी फुकदान है, तो वहाँ टेलीविज़न तो नहीं आ रहा होगा, शायद रेडियो से आवाज़ सुनी जाए, मगर ये कि आप अपने तौर पे जो आदमी जहाँ भी किसी भी सैलाब ज़दा इलाके में अगर उसका गुज़र होता है तो खुदा के लिए इस बात को आगे ज़रूर बढ़ाए। गुफ्तगू जारी रखते हैं। हम स्टूडियो में एक मौजूद शख्सियत को बुलाते हैं और उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। आज मैं तारुफ़ कराता हूँ आपका, हमारे बहुत मौजूद मेहरबान और दोस्त हैं, हमारे प्रोग्राम्स में अक्सर तशरीफ़ भी लाते रहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी नायब सदर हैं और ख़ुद भी एक बहुत अच्छे एनालिस्ट हैं, जनाब यूसुफ मलिक गबोल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। यूसुफ गबोल साहब, अब जबकि सैलाब की सूरत हाल है कि माहिरीन ये कह रहे हैं कि हमें 5 साल लगेंगे रिहेबिलिटेशन करने में सबकी, और तकरीबन 400 अरब रुपए तक दरकार होंगे इस 5 साल के अरसे में। इस वक्त रिलीफ के तौर पे पाकिस्तान इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू द डोनर कंट्रीज़ ऑल्सो। मुख्तलिफ ममालिक, इस्लामी ममालिक, सऊदी अरेबिया अपने तौर पर रिलीफ का कुछ दे रहे हैं, सामान भी और कुछ कैश की सूरत में भी। इस तनाजुर में आज अगर आपने अखबारात में भी देखा हो, आलमी बैंक ने पाकिस्तान को 90 करोड़ डॉलर का कर्जा दिया है। अब ये कर्जा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप इफ यू गो बैक टू 2005 अर्थक्वेक, उसमें जो एक नवंबर में डोनर्स कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई थी, उसमें भी सब ने 4-5 बिलियन तक का प्लेज किया था। उसमें से 60% के करीब वो पैसा आया था, और वो भी अक्सर ममालिक की तरफ से कर्ज़ों की सूरत में आया था। ये हम सिर्फ कर्ज ले रहे हैं, कोई आलमी बरादरी हमारी मदद नहीं कर रही है। जिन मुल्कों ने आपकी मदद की वो आपके दोस्त सऊदी अरेबिया है, चाइना है, और जिन मुल्कों का आप इशारा कर रहे हैं जो आपको कर्जे दे रहे हैं, उनकी कुछ गेम और है। वो चाहते तो हैं कि एक ह्यूमैनिटेरियन इशू हो गया है, ट्रेजेडी है, और किसी तरह वो मदद करें, लेकिन जो उनकी ओवरऑल पिक्चर है कि पाकिस्तान को दबा के रखना और इसके साथ स्ट्रिंग्स अटैच करना ताकि ये इंडिपेंडेंट डिसीशंस ना ले सके, ये एक लीवरेज कायम रखना, ये उसकी एक कड़ी है। पाकिस्तान को दबा के रखना? जी हाँ। क्यों? मैं बताता हूँ। वर्ल्ड बैंक ने जो कर्जा दिया है, आपको मालूम होगा कि वर्ल्ड बैंक के अंदर अमेरिका की बहुत चलती है, क्योंकि वो इट्स द मेजर डोनर कंट्री टू द वर्ल्ड बैंक।
تو امریکہ کی سے جو ہے وہ بہت زیادہ سے ہے. اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ کی جو پالیسی ہے اس خطے میں اور بالخصوص پاکستان اور مسلم ممالک کے لیے وہ کیا سوچ رہا ہے اور آنے والے اگلے 25, 50, 100 سالوں میں اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ کس طرف کو جا رہی ہے. وہ یہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان، ایران، چائنا، مسلم ممالک، کوریا، رشیا، سینٹرل ایشیا، وہ اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے کسی طریقے سے یہ اوپر نہ ابھریں، تو وہ اپنے جیسے ایک چیس کے اندر آپ موو کرتے ہیں وہ اس قسم کی موو کر رہا ہے، اپنے مورے چھوڑ رہا ہے کہ وہ کاؤنٹر کس طرح کیا جائے. مثال کے طور پہ انڈیا کو، ایک بہت بڑا ملک ہے انڈیا اور اس کے اندر اب اکانومی بھی انڈیا کی گرو کر رہی ہے، بڑی ریپڈلی گرو کر رہی ہے. ایک تو انڈیا کے ساتھ ان کو بزنس ملے گا، ان کی اپنی معیشت امپروو ہوگی، برطانیہ کی بھی، امریکہ کی بھی. اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ انڈیا کو انکریج کریں گے، انڈیا کو وہ ایڈ بھی دیں گے. وہ جو سول نیوکلیئر ڈیل جو انہوں نے انڈیا کے ساتھ کی، وہ انڈیا کو اٹھانا چاہ رہے ہیں، اور وہ اس لیے اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ چائنا سے ٹکر لے سکے. انڈیا کو چائنا کے مقابل کرنا چاہ رہے ہیں، کرنا چاہ رہے ہیں اکنامکلی بھی اور ملیٹریلی بھی، کہ ریجن کے اندر سول پاور، سپر پاور جو ہے، اس ریجنل سپر پاور خالی چائنا نہ ہو، انڈیا کو بھی ایک ریجنل پاور کے طور پہ وہ ابھارنا چاہ رہے ہیں. پاکستان کا رول کیا، مطلب کیوں ہے، اتنا کیا افیکٹو ہے؟ میں آپ کو عرض کروں کہ یہ تو ان کی ایک گیم پلان ہے، نمبر 1 اے. بی ان کی گیم پلان یہ ہے کہ ان کو یہ معلوم ہے جس طرح کمیونزم کے ساتھ ان کی ایک فوبیا تھا اور وہ یہ سوچ رہے کمیونزم ابھر کے آئے گی اور ان کے لیے ایک تھریٹ ہو جائے گی. اب وہ مسلم ملکوں کو اس کے جگہ لے رہے ہیں. مسلمانوں نے اب کمیونسٹ کنٹریز کی جگہ لے لی ایز اینمی نمبر 1. اب وہ یہ چاہ رہے ہیں، ان کی ڈائریکشن یہ ہے کہ مسلم ممالک کے اوپر ان کی لیوریج جو ہے وہ قائم رہے. پاکستان ایک بہت بڑا نیوسنس ویلیو رکھتا ہے امریکہ کے لیے. ہمارے لیے تو سروائیول ہے، ہماری جان ہے، ہمارا سب کچھ پاکستان ہے. امریکہ کے لیے ایک بڑی نیوسنس ویلیو ہے، انڈیا کے لیے بڑی نیوسنس ویلیو ہے. تو ان کے مسئلے اور پیچیدہ یہ ہو گئے کہ پاکستان اب ایک نیوکلیئر اسٹیٹ بن گیا ہے. یہ چیز اصل میں سمجھا زیادہ امپورٹنٹ. اب ایک اسٹیٹ ہے، مسلمان ملک جس کی یہ خواب دیکھی جا رہی تھی کہ یہ فنا ہو جائے گا، اور جو ہمارے افعال تھے اس کے باوجود خداوند کریم نے ہمیں اس سے نواز دیا، ایک ایٹامک پاور بنا دیا ہمیں. تو اس سے جو ہے ہم ایک واک اوور نہیں رہے انڈیا کے لیے یا کسی ملک کے لیے. ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم نے ان کے ساتھ کچھ کیا، یہ ہم سے ہو سکتا ہے پاکستان جنگ نہ جیتے، لیکن یہ خود تو اگر ڈوبے لیکن ہم کو بھی ساتھ لے کے نیوکلیئر ویپن ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ذرا آپ کی بات قطع ہو رہی ہے، معافی چاہتا ہوں. ایک کالر ہے لائن پہ، ذرا ان سے بھی بات کر لیں پھر اس گفتگو کو آگے رکھتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میں جناب اصغر علی بات کر رہا تھا کراچی سے. جی اصغر علی صاحب فرمائیے. ماشاءاللہ اس وقت بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں